Welcome to my channel. Today we will discuss or deal with the topic emotional intelligence. मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ. इमोशनल इंटेलिजेंस, आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट और क्या इमोशनल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे. तो हम देखते हैं इससे आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है एंड क्या फीचर है. इंटेलिजेंस, जैसे कि हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है. ठीक है, ये एक एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी है ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट. मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ और हम लोग बात करते हैं. आपने इसके पहले हम लोगों ने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं उनमें एक चीज हमने देखा कि इंटेलिजेंस जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, वो एक एबिलिटी है, कॉम्पोजिट एबिलिटी है, जिसके बारे में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही कहना चाहिए मैं कंप्लीट डेफिनेशन है जो वेशलर ने दी है कि ये एक थिंकिंग की एबिलिटी है. जो कैसी थिंकिंग है? पर्पसफुल थिंकिंग की. एक्टिंग यानी हमें एक्ट करने की, हमें बिहेव करने की, जो हमारी मोटर स्किल है उनको हमें सामने लाने की एबिलिटी है. और वो कैसी है? पर्पसफुल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में. तो ये दो एबिलिटीज हैं. और इसके बाद जो बात कही गई है, यानी हम अपने एनवायरमेंट के साथ जब डील करते हैं तो हम कितने प्रभावशाली ढंग से अपने एनवायरमेंट के साथ एक्ट करते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं, इस एबिलिटी को भी हम इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं. अब यहाँ पर हम देखें तो तीन बातें हमारे सामने आ गई हैं. तीसरी जो लास्ट बात है, यही बात को आगे चलकर थॉर्नडाइक ने जो इससे कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया, वो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक गुड रेस्पॉन्सेस. ये भी बात हम लोगों ने पढ़ ली है. देखिए, ये गुड रेस्पॉन्सेस कहीं ना कहीं हमारे और वातावरण के बीच स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के रिलेशनशिप को बताती हैं. और ये गुड का मतलब ही हो जाता है कि हम अप्रोप्रिएट और जो पर्पसफुल रेस्पॉन्सेस हैं वो हम कर रहे हों. ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है सोशल इंटेलिजेंस का. यानी थॉर्नडाइक ने जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है उसे हम सोशल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की बिगनिंग या शुरुआत मानते हैं. इसके बाद हॉवर्ड गार्डनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसी सोशल इंटेलिजेंस से आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया, जिसमें उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताए. वो भी हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हम आते हैं एक बिल्कुल नोवेल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और मैं उसके लिए आपके पास एक स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से. और हम लोग देखेंगे कि इससे आगे हम जब चलेंगे तो देखते हैं एक और चीज. प्लेटो ने ये बात बहुत पहले कही थी कि ऑल लर्निंग हैज एन इमोशनल बेस, कि जितनी भी हमारी लर्निंग है उसका कोई ना कोई इमोशनल, संवेगात्मक आधार होता है. लेकिन क्या आधार होता है? लर्निंग और इमोशनैलिटी हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट में इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं. लेकिन क्योंकि प्लेटो ने इस बात को कहा है तो ये कहीं ना कहीं पीछे बैक ऑफ माइंड में बनी रही. लेकिन ये हमारे सामने आती है एक बहुत गार्डनर ने जब अपना कॉन्सेप्ट दिया तो इन्होंने दो बातें कही. इन्होंने कहा 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, जिसको हम लोग 8 तो अलग पढ़ चुके हैं. ये जो 2 टाइप्स इन्होंने दिए हैं, आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत इन दो जो टाइप्स हैं इनको साथ में लेते हुए चलते हैं. तो जो 2 टाइप्स ऑफ दिए उनमें एक इंटेलिजेंस का जो पार्ट था वो क्या था? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो ये क्या चीज है? इट इज द कैपेसिटी टू मैनेज आवरसेल्व्स थ्रू नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग आवर फीलिंग्स, विशेस, नीड्स, वांट्स एंड पर्पसेस.
क्या चीज है? इंट्रापर्सनल, यानी हमारा अपने साथ जो समायोजन है, हमारी अपने साथ जो इंटेलेक्चुअल डीलिंग है, वो क्या किन किन चीजों में होती है? अपने आप को मैनेज करना। किस चीज के थ्रू? अपने आप को अंडरस्टैंड। हम मैनेज तभी कर पाते हैं जब हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। हमें अपने आप को समझना भी हमारी इंटेलिजेंस का एक इंडिकेटर है। और अपने आप में समझने में अब क्या चीज है, इसको हम एम्बिगुअस टर्म में नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को समझना, अपनी विशेष, हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते, हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताएं क्या है, कब हम क्या चीज पसंद कर रहे हैं, कब हमें किस चीज की जरूरत है, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये हम बहुत बड़े लेवल पर अगर नहीं जाने तो हम ये तक तो जाने, ये जिसको ये पता ही नहीं है कि वो क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, इसका मतलब वो पहले एस्पेक्ट पर फेल है। जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो हम, इसका मतलब इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं एक हमारा जो पोर्शन है इंटेलिजेंस का, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने जो 2 फैक्टर बताए थे, उनमें फर्स्ट वन इज दिस। दूसरा क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। पहला हमें याद रखना है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एंड सेकेंड वन इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल, उसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि आवर रिलेशनशिप विद द अदर्स। जो हमारे सोसाइटी में जो थॉर्नडाइक की डेफिनेशन थी, या जो वेशलर ने लास्ट अपनी बात कही है, टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट और टू मेक गुड रिस्पॉन्सेज, इन दोनों बातों में हम देखें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का जो एस्पेक्ट है वो शामिल रहता है। ये क्या कह रहा है? इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू अदर पीपल्स इमोशंस, psychological states and enable us to choose appropriate responses। यानी ये वो हमारी इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये वो योग्यता है जो हमें एक सेंसिटिव बनाती है टुवर्ड्स अदर पीपल। अदर पीपल के किसकी तरफ? उनके इमोशंस की तरफ, उनके संवेगों की तरफ, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट्स की तरफ। जैसे हम कहते हैं ना, इस वक्त आप थोड़ा सा हमें एक टाइम दे दीजिए, और मैं इस वक्त चाहती हूँ कि मैं थोड़ी देर अलग रहूं, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, मैं थोड़ी देर अपने साथ रहना चाहती हूँ। तो अगर कोई हमसे इस बात की डिमांड कर रहा है तो हमें उसके इमोशंस, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को रिस्पेक्ट देते हुए उसको इस बात का पूरी फ्रीडम और मौका देना चाहिए। ये एक जबरदस्ती नहीं है कि नहीं मैं बात करना चाहता हूँ तो करना ही करना है, मेरी बात सुनो, नहीं, ये फ्रीडम हमको अंडरस्टैंड करनी है। एंड एनेबल अस टू चूज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, और हमें इस योग्य बनाना कि हम एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज का चयन या सिलेक्शन कर सकें। तो 2 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने हमें कहा। यहीं से हमारे पास आप देखें तो एक दूसरा जो चीज है वो वहां से शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अब हम यहाँ जो स्लाइड आपके सामने ला रहे हैं वो बता रहा है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ से एक पूरा फील्ड ऑफ नॉलेज स्टार्ट हो रहा है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक, आजकल ये टर्म EQ के फॉर्म में, जैसे हम IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट होता था, जो हमारी पूरी की पूरी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है उनका एक इंडिकेटर, उनका एक डिनोमिनेटर था। अब हम एक नया डिनोमिनेटर यूज करते हैं जिसे हम EQ के टर्म में डिफाइन करते हैं, यानी इमोशनल कोशेंट। वो है इंटेलिजेंस कोशेंट और ये होता है इमोशनल कोशेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू परसीव, अप्रेज एंड एक्सप्रेस इमोशन। इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो परसीव करती है। परसीव यानी किसी चीज को देखना, किसी चीज को सुनना, किसी चीज को हमारे सामने जब आना तो उसे अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर कोई सर्टेन एंड डेफिनिट मीनिंग प्रोवाइड करना, ये होता है परसेप्शन। ठीक, अप्रेज, उसको कहीं ना कहीं हम प्रोत्साहन दें, उसको कहीं समझें, और एक्सप्रेस इमोशन, उसके लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने भावों को प्रदर्शित करना, ये चीज क्या है? और जेनरेट फीलिंग व्हेन दे फैसिलिटेट थॉट्स, और अपनी फीलिंग को उनके लिए जेनरेट करना,
अपनी थॉट के थ्रू, अपनी थॉट यानी किसी को हमने देखा तो उसको हमने परसीव किया कि वो किस इमोशनल स्टेट में है, उसकी फीलिंग क्या है, इसके बारे में हमारे अंदर एक खास तरह की फीलिंग उसके रिस्पॉन्स में डेवलप हो, जेनरेट हो। टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड इमोशनल नॉलेज, इमोशनल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस है और एक इमोशनल नॉलेज प्रोवाइड करने वाला डिसिप्लिन है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? टू नो द इमोशंस, to know the existence of emotion, to know the expression of emotion in oneself and other, अपने में इमोशनल एक्सप्लोजन को, इमोशनल एक्सप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग होना और उनको समझना, उनकी नॉलेज हमारे पास होना। जब नॉलेज हो जाएगी तो टू रेगुलेट इमोशंस एंड प्रमोट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, तो उस नॉलेज को हमें क्या करना है? रेगुलेट करना है, उसका बस्ट आउट नहीं होना है, बल्कि जहां उसको चैनलाइज करना है, उसको अपनी ग्रोथ में, अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में उनका इस्तेमाल करना। दिस इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम अगर कम शब्दों में इसको कहें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस इमोशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशन, regulation of one's own emotion, regulation of others emotion, controlling of one's emotion, controlling over other emotion, in expression of one's own emotion, और इस नॉलेज का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाना इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। इस कॉन्सेप्ट को मेयर एंड सलोवी ने 1997 में हमारे सामने रखा, जबकि इससे पहले डेनियल गोलमैन DANIEL GOLEMAN गोलमैन, इन्होंने 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से एक बुक लिखी थी, और इस बुक में मेयर एंड सलोवी इनके दो एसोसिएट्स थे जिन्होंने काम किया, और हमारे सामने जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया वो 1997 में आया। तो जो प्रीवियर फाउंडर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगर आपको कहीं पर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हो और वहां पर डेनियल गोलमैन का नाम आता है, तो डेनियल गोलमैन एक द प्रोपाउंडर और फाउंडर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएंगे। इनके एसोसिएट हैं जो मेयर एंड सलोवी हैं, जिन्होंने बाद में इस कॉन्सेप्ट को एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक स्थान दिलाया। देखिए, मैंने उनका नाम भी यहाँ आपके लिए आपके सामने डाल दिया है, डेनियल गोलमैन ने जो कहा, इनके शब्दों में अगर हम देखें तो कहेंगे नोइंग वंस इमोशन। ये क्या चीज है? सेल्फ अवेयरनेस है, ये रिकॉग्निशन ऑफ इमोशन है। क्या चीज है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानना, अपनी अनुभूति होना। आप देखिए, पुराने जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, उस सब का कहना है कि आत्म मंथन, अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज है? नोइंग वंस इमोशन, या फिर रिकॉग्नाइजिंग एन इमोशन व्हेन इट अकर्स इज नोइंग वंस ओन इमोशन। जब कोई इमोशन, जब कोई संवेग अपनी उपस्थिति हमारे अंदर दर्ज करा दे, उस समय उसकी नॉलेज का ज्ञान होना, उस समय उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, उस समय उसको रेगुलेट कर लेना इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरी चीज, मैनेजिंग इमोशन। अब हमारे अंदर एक चीज मैनेज हो गई, इसको बड़े एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें, हमारे पास, हमारे घर में, सबके घरों में हम लोग मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ। हमारे घरों में सब में आपके पास गैस स्टोव होंगे, आप सब इस्तेमाल करते होंगे। एक गैस सिलेंडर होता है, अगर आपके पास ऑनलाइन सप्लाई है तो वो भी ऑनलाइन सप्लाई से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। हर एक गैस स्टोव में एक रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ गैस को। जो फ्लो ऑफ गैस हमारी डिजायर होती है, हम जितना फ्लो ऑफ गैस चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो फ्लेम में, हम उतने फ्लो पर अपने रेगुलेटर को फिक्स करते हैं। अगर वो पूरा का पूरा जो सिलेंडर में गैस है या जितनी लाइन में आ रही है उस फ्लो के साथ वो बाहर निकल जाए, तो क्या वो हमारे लिए फायदे का सौदा होगा? नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा, इसका मतलब इमोशंस, जब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सीक्रेशन होते हैं, उन सीक्रेशन से वो जो इमोशनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होता है, उसको समझ लेना और समझने के बाद उसको मैनेज करना अकॉर्डिंग टू
डेनियल गोलमैन, मैनेजिंग इमोशन। यहाँ क्या करते हैं, हम इमोशंस को हैंडल करते हैं। कहते हैं ना, आप इस सिचुएशन को बहुत स्किलफुली हैंडल कर लिया। तो हैंडलिंग इमोशंस वेरी स्किलफुली इज ए इंडिकेटर और इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। तो हैंडलिंग इमोशन एंड रेस्पॉन्स सो दैट दे आर अप्रिशिएटेड, हम इस फॉर्म में उनको हैंडल कर लें कि वो हमारे लिए एक बेनिफिट बन जाए और अप्रिसिएशन का कारण बन जाए। ये कहलाता है मैनेजिंग इमोशंस। मोटिवेटिंग वन सेल्फ, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने आप को इमोशन, मोटिवेशन क्या है, इमोशन का एक पार्ट है जो हमें अपने लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, किसी एक्शन के लिए खुद को तैयार करने के लिए, किसी सिचुएशन का सामना करने के लिए अपने आप को हमें मोटिवेट करना पड़ता है। तो मोटिवेटिंग वन सेल्फ क्या है, इज द एबिलिटी टू चैनलाइज इमोशंस इन द सर्विस ऑफ ए गोल। हम किसी खास सिचुएशन के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि हम उस इमोशन से उस गोल को जो निर्धारित हमने किया है उसके लिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपने उस संवेग की में जो एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि इमोशंस में एनर्जी होती है, वो एनर्जी बायोलॉजिकल एनर्जी होती है, हमारी बॉडी को एक खास रिएक्शन, एक खास एक्शन और एक खास सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार करती है। तो उस इमोशनल एनर्जी को एक अपने बेनिफिट में, अपने गोल को अचीव करने में चैनलाइज करना इज मोटिवेटिंग वन सेल्फ। वो दो तरह के जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। द वन इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यानी अंदर से हमें, अपने अंदर से एक मोटिवेशन महसूस हो, फील हो, या हम खुद को इसके लिए तैयार करें बाय डेलिब्रेशन। तो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड द पर्सन, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, इनसाइड द पर्सन, हम अपने अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। अमाउंट ऑफ एफर्ट, बिलीफ इन सेल्फ, इंटरेस्ट, किन चीज से आते हैं, अमाउंट ऑफ एफर्ट, जितना हम एफर्ट डाल रहे होते हैं किसी चीज में, वो हमें मोटिवेट करता है। हमने 90% एफर्ट डाला है, 10% ही तो रह गया, चलो इसको भी डालते हैं और हमारा गोल अचीव हो जाएगा। दिस, अगर ये फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट, दूसरी चीज होती है इंटरेस्ट, ये गोल मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट का है, ये जो टारगेट है इसका प्राप्त करना, इस जगह जाना मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट की चीज है। तो ये सारी चीजें मिलकर इंट्रिंसिकली हमें मोटिवेट करती है। दूसरी चीज होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारा वातावरण हमको किसी काम को करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी सिचुएशन को डील करने के लिए प्रेरित करता है। उस प्रकार के मोटिवेशन को, उस तरह के संवेगात्मक स्थिति को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इसको हम कह रहे हैं ना, बाहर से मोटिवेशन हमें मिल रहा है, जैसे कि मनी। हम अगर केबीसी को देखें, हम सेल्फ मोटिवेटेड है, हम चाह रहे हैं हमें इतनी जो अमाउंट ऑफ प्राइस है ये मिल जाए, तो इस वो अमाउंट जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है हमको आगे बढ़ने के लिए। ट्रॉफीज, अगर हमारा अटेंडेंस कंप्लीट होगा, अगर हम इस स्पोर्ट में आगे जाएंगे तो हमको ये ट्रॉफी मिलेगी, जो हमें लाइफ में, हम अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, हमें एक सोशल रिकॉग्निशन का हमारे लिए एक कारण बनेगी। इसी तरह से ये मोटिवेशन हमें, ये कारण हमें एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करते हैं। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हमें और चीजें दिखाती हैं। रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर्स, ये सारे मोटिवेशन हमने अपने आप में पहचाने। दूसरों के मोटिवेशन को हमें अंडरस्टैंड करना, पहचानना, इसमें सबसे बड़ी चीज आती है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है, किसी दूसरे की फीलिंग, किसी दूसरे की मोटिवेशनल स्टेट, किसी दूसरे में पाई जाने वाली साइकोलॉजिकल जो अवस्था है उसको अपने जैसा फील करना और उन इमोशंस को अपने अंदर महसूस करना इज नोन एज बाय अ सिंगल वर्ड एम्पैथी। सिंपैथी हम इस वर्ड के साथ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सिंपैथी इसी की, कहीं ना कहीं इसी से मिलिया हुआ शब्द है। एम्पैथी वो फीलिंग है, दूसरे को तकलीफ हो रही है और उस फीलिंग का एहसास हम अपने अंदर करें, और सिंपैथी है उसके मुताबिक रिएक्ट करना। The appreciation of the differences in people and sensitivity towards others' feeling,
दूसरे के ऑफ द डिफरेंसेस इन द पीपल एंड सेंसिटिव, दूसरे लोगों में जो हमारे और उनकी फीलिंग में डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को फील करना, और एक सेंसिटिविटी, एक कहना चाहिए एक संवेगात्मकता, एक उनके साथ एक अनुभूति, हमारी जो कहना चाहिए संवेगात्मक अनुभूति है, वो दूसरों के लिए महसूस करना इज नोन एज एम्पैथी। एम्पैथी इज अ वेरी हाई लेवल स्किल, ये बड़ी बहुत ही उच्च स्तरीय अवस्था है हमारे ब्रेन की। इट इज द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अदर सिचुएशन, फीलिंग एंड मोटिवेट्स। एम्पैथी में आप खास बात जो है कि दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना, दूसरे की प्रॉब्लम को उसकी नजर से देखना। दूसरे की प्रॉब्लम को हम देखते हैं लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, काश कि तुमने ऐसा ना किया होता, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें इस वक्त ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें इतना लाउड रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए था। ये क्या चीजें हैं? हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे की सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, नहीं, हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करना है उसकी सिचुएशन को। और जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दुख का एहसास हम कर पाते हैं, उसकी एंजाइटी को हम फील कर पाते हैं, उसके एंगर को हम महसूस कर पाते हैं। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जब हम दूसरे की सिचुएशन को, उसके फीलिंग को, उसके मोटिव्स को उसके नजरिए से देखते हैं, तो ये रिकॉग्निशन ऑफ others emotion, others feeling, understanding of others emotion, जिसे हम अगर एक वर्ड में कहें तो हम एम्पैथी कहते हैं, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। हैंडलिंग रिलेशनशिप, अब जैसे अपने इमोशंस को हम हैंडल करते हैं वैसे ही हम कैसे इमोशंस की हैंडलिंग करते हैं। मैनेजिंग इमोशन इन अदर सोशल स्किल, ये एक ऐसी सोशल स्किल है जिसमें हम दूसरों के इमोशंस को हैंडल करते हैं, कि आप उसको हम एक कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, एक कंफर्टेबल अवस्था में ले जाते हैं, और समझकर उसके साथ खास तौर से बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पेरेंट या बीइंग ए फ्रेंड, इन तीन अवस्थाओं में हमें बहुत जरूरत पड़ती है कि हम दूसरे के इमोशंस को उसके नजरिए से देखें, उसके इमोशनल स्टेट को, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को उसके अंदाज में समझकर उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बनाए। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी अवस्थाओं में हमारे दोस्तों से झगड़े हो जाते हैं, हम उनको, हमारे पेरेंट्स अगर नहीं समझते तो उनसे हमारे डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं। एक टीचर अगर बच्चे की या अपने स्टूडेंट की, अपने लर्नर की, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसकी प्रॉब्लम को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझता है, तो कहीं ना कहीं हमारे और उसके बीच में वो रेपो स्टेब्लिश नहीं हो पाता, जो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के पास लाता है, एक दूसरे का के लिए एक कॉर्ड स्टेब्लिश करता है, जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी गाइडलाइंस को उस तक ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ हम आपके साथ स्क्रीन को शेयर करते हैं। ओके, हाँ, शेयरिंग स्टॉप करते हैं और हम लोग अब थोड़ा सा इसको कंसाइज कर लेते हैं। हमने आज इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टडी किया और इसमें देखा कि हमारे लिए टर्म डिफाइन करता है किस तरह से इसमें इंटेलिजेंस को हम वैसे तो इमोशंस को हम इंटेलिजेंस से बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं, लेकिन डेनियल गोलमेंट और पीटर एंड सलोवी ने 1995 से इसको हमारी इंटेलिजेंस का एक पार्ट बना दिया है, और अब ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। बल्कि यही नहीं, एसक्यू यानी सोशल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसके लिए एसक्यू का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, और एक नया और टर्म आजकल इस्तेमाल हो रहा है जिसे हम सीक्यू कहते हैं, यानी कल्चरल इंटेलिजेंस। तो ये सारे टर्म जो है इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, यानी व्यक्ति को कॉग्निटिव एस्पेक्ट से ही इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सोशली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, और कल्चरली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। तो दिस इज फॉर ऑल फॉर दिस क्लास, एंड यहाँ पर हमारा जो इंटेलिजेंस का यूनिट था वो हम कंप्लीट करते हैं। अब इसका हम आपसे एक असेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे,
और उसके लिए आप अपने इन सारे लेक्चर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और इन द नेक्स्ट वीक वो आपका असेसमेंट आपको मिल जाएगा। और उसके लिए मैं आपसे पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन की उम्मीद करती हूँ। वंस मोर आप एक बार सारे लेक्चर्स को देख लीजिए और तैयार रखिए। थैंक यू।